इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह 9 बजे की 9 खबरों में आज हम आपको दिखाएंगे तालिबान की क्रूरता की वो नई तस्वीर जिसे देखकर दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी तस्वीर जिसे देखकर दुनिया रो पड़ेगी। ये दर्दनाक वीडियो आया है काबुल एयरपोर्ट से, जहां अफगानिस्तान से बाहर जाने के लिए भारी भीड़ है। इस अफरा तफरी में महिलाएं अपने दिल के टुकड़े को अपने से कैसे अलग करने पर मजबूर है, उन्हें बचाने के लिए क्या नहीं कर रही हैं, ये देखकर आंसू निकल आते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चों को मां कटीले तारों वाली एयरपोर्ट की बाउंड्री से दूसरी तरफ फेंक रही हैं ताकि उनके जिगर के टुकड़े को जिंदगी मिल जाए, उनकी जिंदगी बच जाए। ये वीडियो उस वक्त का है जब एक मां ने अमेरिकी सैनिक को अपना बच्चा सौंप दिया। अफगान महिलाएं सैनिकों के सामने गिड़गिड़ा रही हैं, रो रही हैं, रहम की भीख मांग रही है और अपने बच्चे को एयरपोर्ट की दीवार के उस पार पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है ताकि सैनिक उनके बच्चों को सुरक्षित जगह तक पहुंचा दे। काबुल एयरपोर्ट की दूसरी तस्वीर भी हैरान करने वाली है। 10 फीट से ज्यादा ऊंची दीवार पर चढ़कर एक महिला पहले अपने बच्चे को सौंपती है और फिर खुद भी दीवार पर चढ़ जाती है। अमेरिकी सैनिक ने भी महिला की मदद की और दोनों को एयरपोर्ट की दीवार के इस पार खींच लिया। ये तस्वीरें गवाह है कि अफगानिस्तान के लोगों में तालिबान का कितना खौफ है। बात करेंगे संवाददाता मनीष प्रसाद से। मनीष, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या खबर मिल रही है कि आखिरकार किस तरह से लोग जाने के लिए आतुर है, काबुल छोड़ने के लिए आतुर है, लेकिन क्या कोई रास्ता निकलता नजर आ रहा है इनके लिए? देखिए, इस समय हर एक देश ये कर रहा है कि जो उनके लोग वहां पर है उनको निकाला जाए और सेकेंडरी प्रायोरिटी के तौर पर जो अफगानिस्तान में लोग हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते थे और तालिबान से सबसे खतरा है, उनको सुरक्षित निकाला। लेकिन इस समय हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे ज्यादा भीड़ है और यही वजह है मरीन कमांडो के अलावा जो उनके एयरपोर्ट डिवीजन के गार्ड उनको वहां पर भेजा है संख्या में। लेकिन तस्वीर ठीक बाहर जहां पर हामिद करजई एयरपोर्ट के छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, हर कोई 5 से 6 हजार की संख्या में अब मौजूद और बाहर की सिक्योरिटी क्योंकि तालिबान तो तालिबान को तितर-बितर कर रही है और इसी वजह से कि कुछ लोग अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं और इनको अफगानिस्तान के हवाई फायरिंग कर रहा है, लोगों के ऊपर फायर कर रहा है। तो जैसा कि मनीष बता रहे हैं कि अभी भी बाहर हजारों, करीब बता रहे हैं कि 6,000 लोग अभी भी बाहर मौजूद हैं, जिसमें बड़ी तादाद में आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि महिलाएं और बच्चे हैं। और ये दिल को दहलाने वाली दर्दनाक ये तो तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार किस तरह से जो महिलाएं हैं ये चाहती हैं कि कम से कम उनके बच्चे तो सुरक्षित रहें। ये मासूम दूध पीते बच्चे, उनको वो सैनिकों को सौंप रहे हैं, अमेरिकी सैनिकों को। और अमेरिका के सैनिक जिनके पास ये ऑर्डर्स है कि सिर्फ, जैसा मनीष ने बताया कि जिनको ले जाने का ऑर्डर्स है उन्हीं को ले जा सकते हैं, लेकिन मानवीय तौर पर ये जो सैनिक हैं कुछ लोगों को अपने साथ, देखिए किस तरह से बच्चे को ले लिया, उसकी मां को भी दूसरी तरफ खींच लिया ताकि उनकी मदद कर पाए। तो उनके ऊपर भी प्रेशर है कि वो सबको लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिरकार काबुल में कितना खौफ है तालिबानी आतंकियों का। ये तालिबानी जो खुद को बता रहे हैं कि वो पिछले बार जैसे नहीं है, लेकिन उनकी जो क्रूरता है, जो तस्वीरें बताती है कि उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो अब भी उतने क्रूर है जितना पहले थे। मनीष, आपके पास और क्या खबर मिल रही है? जो ऑपरेशन वहां पर जो चल रहा है, एयर ऑपरेशंस, उसमें क्या क्या हो रहा है अभी? देखिए, जो अमित आप बात कर रहे हैं उन लोगों की जो C-17 के जरिए वापस लाया जाएगा हिंदुस्तान में, तो करीबन 280 लोगों की ये लिस्ट है, जिसमें 240 के लगभग वो लोग हैं जो कि अफगान सिख, अफगान हिंदू हैं। उसके अलावा 60 उसमें अफगान नेशनल्स हैं जो कि वहां पर रह रहे थे, उनको भी आज लाया जाएगा। लेकिन वो अभी तय नहीं हुआ कितने बजे वो वापसी होगी, उनकी हिंडन एयरबेस पर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूके और यूएस ने अपने जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं वो भी इस समय काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश किए हैं और उन सब की लिस्ट बनाई जा रही है और इसी लिस्ट के जरिए जो लोग हैं उनको लाया जा रहा है। लोग यहाँ इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि हर कोई चाहता है कि पहले लिस्ट में उनका नाम आए और वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़कर निकल जाए, क्योंकि इकोनॉमिकल तौर पर और साथ में इस समय सिक्योरिटी तौर पर अफगानिस्तान में सबसे बड़ा संकट आ रहा है, क्योंकि तालिबान पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। तालिबान जो कह रहा है, जाहिर सी बात है मनीष, तालिबान पर कोई विश्वास कैसे कर सकता है? जो लोगों को इस तरह कदर मार रहा हो, गोली मार रहे हो सरेआम, तो उन पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही जो ये ऑपरेशन चल रहा है उसमें सबसे ज्यादा दिक्कत ये भी हो रही है कि आखिरकार लोगों को एयरपोर्ट तक कैसे लाए, इसको लेकर भी आपसे हम डिटेल में जानेंगे।
लेकिन तालिबान के जुल्म की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। पहले काबुल की सड़क पर अचानक गोलियां चलने लगी। ये फायरिंग तालिबानी आतंकियों ने की और तालिबान के विरोध में सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रही थी। उन्हें तितर बितर करने के लिए तालिबान के लड़ाकों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और इस फायरिंग से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने घायल हुए, इस बारे में कुछ पता नहीं लग सका है। मनीष, इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं जहां बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबानियों के खिलाफ अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं जहां पर अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, ऐसी खबरों में क्या आपको जानकारी मिल पा रही है कि आखिरकार कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग घायल हैं? अमित, वहां पे लोकल एमपी हैं, उन्होंने हमें बताया कि उनके भाई खुद एयरपोर्ट के पास मौजूद थे और तालिबान ने जब फायर किया तो उस फायरिंग में वो हेड इंजरी उनके हुई और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस पर हॉस्पिटल में और डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसका बचना मुश्किल है। यही नहीं बल्कि जलालाबाद, नेंगरहार, हेलमेट, ये वो एरियाज हैं जहां पर एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ अग्रेसिवली ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और ये नॉर्दर्न अलायंस पर वहां के स्थानीय लोगों ने किया। कल क्योंकि अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी था तो लोग अपना राष्ट्रीय ध्वज यानी अफगानिस्तान का ध्वज लेकर रोड पर निकले, उसी बीच बड़ा क्लैश हुआ और ये प्रोटेस्ट के तौर पर पूरी तरह से कन्वर्ट हुआ। हम आपको बता दें कि एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई मनीष कि अगर तालिबान वहां पहुंचे हैं तो उनके लिए सत्ता में रहना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि लोग विरोध कर रहे हैं और जो विरोध की तस्वीरें धीरे धीरे अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों से आने लगी है, यानी कि जो आगे जो वक्त आने जा रहा है वो भी तालिबान के लिए बहुत आसान नहीं रहने वाला है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर के कई वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में तालिबानी आतंकी खुलेआम गोलियां चला रहे हैं। वीडियो में बच्चे, महिलाएं रोते बिलखते भी देखे जा सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में लोग पिछले 5 दिनों से जमे हुए हैं ताकि वो अफगानिस्तान से बाहर जा सकें। कल हजारों की संख्या में लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुट गए थे और इस भीड़ को हटाने के लिए एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में खड़े तालिबानी लड़ाकों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। एयरपोर्ट के अंदर अब तक अमेरिकी सैनिकों का कब्जा है और बाहर तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं। तालिबान जुल्म कर रहा है तो इसके खिलाफ प्रदर्शन भी तेज होते जा रहे हैं। ये तस्वीर काबुल के बेहद भीड़भाड़ वाले चौराहे में से एक अब्दुल हक स्क्वायर की है। अफगानिस्तान के लोग आजादी दिवस मना रहे थे और इस दौरान लोगों ने सड़क पर उतरकर तालिबान का विरोध किया। कहीं जुलूस निकाला गया तो एक शख्स चौराहे के खंभे पर चढ़कर अफगानिस्तान का झंडा लगाने लगा। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में राष्ट्रीय झंडे को फहराने पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन लोग फिर भी झंडा फहरा रहे हैं। अफगानिस्तान में 200 मीटर लंबा राष्ट्रीय झंडा लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट हुआ। बताया जा रहा है कि लोग जब इस तरह अफगानिस्तान का झंडा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो तालिबान के आतंकियों ने इन पर फायरिंग भी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। बावजूद इसके लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ तालिबान का शहर शहर विरोध कर रहे हैं। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की महिलाएं भी सड़क पर उतर आई हैं। कल अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे था, ऐसे में बड़ी तादाद में महिलाएं सड़कों पर उतरी। अफगानिस्तान के नेशनल फ्लैग के साथ निकले लोगों को महिलाओं ने लीड किया। इन महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इन्होंने अफगानिस्तान की महिलाओं के पक्ष में भी नारे लगाए। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि वो महिलाओं को पूरी आजादी देंगे, लेकिन पिछले 5 दिनों से तालिबानी लड़ाकों ने जिस तरह की हरकतें की है उससे तो ये लगता है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की आजादी पर रोक लगने जा रही है और उन्हें कोई आजादी नहीं मिलने वाली। अफगानिस्तान की महिलाओं में इसी बात का डर है और वो अपनी बात खुलकर कह रही हैं और तालिबान का जमकर विरोध भी कर रही हैं।
लोगों के इस जज्बे को दबाने के लिए और उनके मन में खौफ भरने के लिए तालिबान के आतंकी खून खराबे पर उतर आए हैं। तालिबानी आतंकियों ने काबुल शहर की कई जगहों पर लोगों को नेशनल फ्लैग हटाने के लिए कहा। इंडिपेंडेंस डे पर आम लोगों ने जगह जगह अफगानिस्तान के फ्लैग लगाए थे। गाड़ियों में लगे झंडों को तालिबानों ने उतार फेंका और कुछ लोगों को अपने बदन पर अफगानी झंडों को लपेटकर आजादी की याद करा रहे थे। उन लोगों को भी पकड़ कर उनसे झंडे ले लिए गए, उन्हें पीटा गया और कुछ लोगों को अपने वो साथ भी लेकर चले गए। जहां जहां झंडे नजर आए तालिबानी आतंकियों ने उन्हें हटा दिया और लोगों को हिदायत दी कि ये झंडे ना लगाएं और साथ ही साथ उन्हें खुद के लिए जिम्मेदार बताया कि अगर वो झंडों को फहराएंगे तो हो सकता है कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। और वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कैसे एक अफगान फुटबॉलर की दर्दनाक मौत हुई। अगस्त को एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका का C-17 ग्लोब मास्टर आकाश में उड़ रहा था और उड़ते प्लेन से 3 अफगान नागरिक नीचे गिरते नजर आए। अब यह पता लगा है कि इन 3 में से एक शख्स अफगानिस्तान के नेशनल फुटबॉल टीम का प्लेयर था। उसका नाम था जाकी अनवारी। जाकी अनवारी की पहचान और उनकी मौत की पुष्टि अफगान राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने कर दी है। 15 अगस्त को काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद 16 तारीख को काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ये लोग किसी भी कीमत पर देश छोड़ना चाहते थे। अफगानी सैनिक भले ही तालिबान के सामने घुटने टेक दिए हों, लेकिन जाकी अनवारी हार नहीं मानना चाहता था। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में रहते हुए जाकी मैदान पर हमेशा विपक्षी टीम से लोहा लिया करता था और आतंकी तालिबानियों के सामने भी कतई झुकना नहीं चाहता था। इसलिए उसने देश छोड़ने का फैसला किया और भीड़ में शामिल लोगों की तरह अमेरिकी विमान से लटक गया। C-17 प्लेन के उड़ान भरने से पहले प्लेन के टायर के ऊपर बनी जगह पर वो सवार हो गया था। यह फैसला उसके लिए घातक साबित हुआ और उसकी जिंदगी चली गई। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए ओवैसी ने कैसे की भारत की तालिबान से तुलना। आज की एक और बड़ी खबर, अफगानिस्तान के हालात पर असदुद्दीन ओवैसी ने विवादास्पद बयान दिया है। ओवैसी ने अफगानिस्तान के हालात की तुलना भारत से की है। ओवैसी ने कहा है कि अफगानिस्तान ही नहीं, हमारे यहां भी महिलाओं की हालत अच्छी नहीं है, लेकिन इस पर कोई बात नहीं होती। इखलाक की बेवा के बारे में क्यों नहीं बात होती? पीलू खान की बेवा के बारे में बात क्यों नहीं होती? तबरेज की नौजवान बीवी जो बेवा हो गई उसकी बात नहीं होती? अलीमुद्दीन अंसारी की बीवी जो बेवा हो गई जिसको रोड पर मारा उसकी बात नहीं होती? नहीं, वहां जुल्म, अरे यहां पे कौन करेगा? फिर यहां की बात नहीं, औरतों पर जुल्म हो रहा है वहां पर। अच्छा, औरतों पे जुल्म हो रहा ना। ओवैसी ने अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद भी अब तक मोदी सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया। मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के, अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगाओ वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चले गया दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? अपना जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के। अब भारत ने तालिबान मसले को लेकर पाकिस्तान पर डायरेक्ट अटैक किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मंच से पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान ने अपने पाले पोसे आतंकियों को भारत ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी वारदातों को अंजाम देने के लिए भेजा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में हक्कानी नेटवर्क के आने को पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी माना जाना चाहिए।
Events unfolding in Afghanistan have naturally enhanced global concerns about their implications for both regional and international security. The heightened activities of the proscribed Haqqani network justifies this growing anxiety. Whether it is in Afghanistan or against India, groups like Lashkar-e-Toiba and Jaish-e-Mohammed continue to operate with both impunity and encouragement. It is therefore vital that this council does not take a selective, tactical, or even a complacent view of the problems we face. पाकिस्तान का नाम लिए बिना विदेश मंत्री ने कहा है कि आतंकवाद को कौन सा देश बढ़ावा देता है ये पूरी दुनिया जानती है. Unfortunately, there are also some countries who seek to undermine or subvert our collective resolve to fight terrorism. That cannot be allowed to pass. And when we see state hospitality being extended to those with innocents' bloods on their hand, we should never lack the courage to call out this doublespeak. What is true of COVID is even more true of terrorism. None of us are safe until all of us are safe. अब पाकिस्तान के फैलाए आतंकवाद से भारत कितना पीड़ित है इसका हिसाब देने के लिए विदेश मंत्री ने उन जख्मों का भी जिक्र किया जो पाकिस्तान की जमीन पर पले आतंकियों ने भारत को दिए. We in India have of course had more than our fair share of both challenges and casualties. The 2008 Mumbai terror attack is imprinted in our memories. The 2016 Pathankot airbase attack and the 2019 suicide bombing of our policemen at Pulwama were even more recent. We must never compromise with this evil. There cannot be any exception or any justification for any act of terrorism, regardless of motivations behind such acts. We also recognize that the menace of terrorism cannot be and should not be associated with any religion, nationality, civilization or any ethnic group. इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं. विजय लक्ष्मी, इस वक्त अगस्त का जो महीना है, भारत यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में चेयर की सीट पर यानी चेयरमैनशिप पे बैठा हुआ है. तो ऐसे में क्या लगता है कि भारत आतंकवाद को लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को उठा सकता है और साथ ही साथ अफगानिस्तान के मसले पर भारत किस तरह से काम कर सकता है? देखिए अमित, काम ऑलरेडी भारत ने शुरू कर दिया है और ये यूनाइटेड नेशंस का जो इस सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी है वो इस महीने भारत के पास है और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत अपने इनिशिएटिव जो है वो ले रहा है. पीस कीपिंग मिशन से लेकर के जिस तरह की चर्चाएं वहां पर हो रही हैं, अफगानिस्तान को लेकर के चर्चा हुई. विदेश मंत्री ने साफ तौर पर हालांकि पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन जब वो बात करते हैं जैश-ए-मोहम्मद या टेररिज्म किस तरह से कुछ मुल्क जो है अपनी जमीन पर ग्रो होने दे रहे हैं, तो साफ तौर पर इशारा जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही होता है. और एक खास बात जो विदेश मंत्री ने कही कि कोविड की तरह है आतंकवाद, जब तक हर कोई सेफ नहीं है तब तक कोई भी सेफ नहीं है. इसलिए आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अब सावन के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिव भक्तों को बड़ी सौगात देने वाले हैं और पीएम मोदी आज गुजरात के सोमनाथ मंदिर में 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण और 1 प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे. पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमनाथ मंदिर परिसर में बने ये प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे. सुबह 11 बजे होने वाले इस प्रोग्राम में गृह मंत्री अमित शाह भी जुड़ेंगे. आज जिन प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने वाले हैं उनमें सबकी निगाहें समुद्र दर्शन पथ पर है. करीब 1.25 किलोमीटर की लंबाई और 27 फीट चौड़ी इस ट्रैक के जरिए लोग अरब सागर की लहरों का एहसास करते हुए सोमनाथ मंदिर के दर्शन कर पाएंगे. और इसके अलावा अहिल्याबाई मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और मंदिर परिसर में ही पुराने अवशेषों का एक संग्रहालय यानी म्यूजियम भी तैयार किया गया है. जो 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण हो रहा है उसमें सबसे महत्वाकांक्षी, जिसको आइकॉनिक कह सके, ऐसा प्रोजेक्ट प्रोमेनेड का है जो 49 करोड़ की लागत से बना है, 1.5 किलोमीटर लंबा और 27 फीट चौड़ा. ये प्रोमेनेड समुद्र दर्शन पथ बना है, ओशन व्यू बना है. उसके लिए लोगों में बहुत ही उत्साह है. लोग अरबी समुद्र को, रत्नाकर सागर को यहां से पूरी तरह देख सकेंगे. ये 248 साल पुराना मंदिर है. जूनागढ़ के नवाब के टाइम में भी सोमनाथ में शिव भक्ति का
जो परंपरा निभाना था वो काम मालवा की महारानी माहेश्वर और इंदौर स्थित मातोश्री अहिल्याबाई ने अपने लोगों को भेज के बखूबी से किया है, जिसके लिए हम उनके अनुग्रहित हैं। उन्हीं की कृपा से यहाँ 200 साल शिव भक्ति की परंपरा जो टूटने पर थी वो हम निभा सके और आगे बढ़ा सके। जब नए मंदिर का निर्माण हुआ तब ये जो जूना सोमनाथ के मंदिर के पास ही खड़े होकर सरदार पटेल ने ये वादा किया था कि यहाँ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता निर्णय कपूर जुड़ गए हैं। निर्णय, ये जो तैयार किया गया है एक जो समुद्र दर्शन पथ है या फिर अहिल्याबाई जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, म्यूजियम बनाया गया है, क्या इन सब की डिमांड बहुत दिनों से की जा रही थी जिसको अब किया गया है पूरा? देखिए, सोमनाथ मंदिर तो बन गया, लेकिन सोमनाथ परिसर का और सोमनाथ नगर का जो विकास है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू था जिसको प्रधानमंत्री ने एड्रेस किया। और मैं आपको बता दूं, आज जब वो इन सब प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहे होंगे तब दोहरी भूमिका होंगे, क्योंकि वो सोमनाथ मंदिर जो ट्रस्ट है उसके चेयरमैन भी हैं। और जब से वो चेयरमैन बने उसके बाद उन्होंने पूरी योजना बनाई और उसके बाद आप देख सकते हैं ये प्रोमेनाड वगैरह जो है ये डेवलप किया गया। प्रोमेनाड एक तरह का, मैं आपको बता दूं कि जो केंद्र की प्रसाद योजना चल रही है उसके तहत हमारे जो तीर्थ स्थान है उनके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के पार्ट के तौर पे प्रोमेनाड जो है उसको डेवलप किया गया है। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से इसको डेवलप किया गया है, इसकी दीवारों पे जो प्रकृतियां बनी हुई हैं, जो प्रतिकृतियां बनी हुई हैं, वो शिव भक्ति को दर्शाते हुए पूरा एक चित्रण किया हुआ है। और वहीं से आप सोमनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। जो अहिल्या मंदिर है, पुराना मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार जरूरी था और एक इम्पॉर्टेंट परिसर है, क्योंकि सालों से जो भक्त हैं वो यहीं पे शिव दर्शनों के लिए जाते रहे जब तक नया मंदिर नहीं बना था। तो इस परिसर का भी पुनर्निर्माण किया गया है, इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सोमनाथ का जो इम्पोर्टेंस है उसको समझाने के लिए इस तीर्थ स्थान की जो महिमा है उसको सही तरह से अंकित करने के लिए पहली बार एक टेम्पल म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें उन अवशेषों को रखा गया है जो यहाँ खुदाई के दौरान मिले थे। एक के बाद एक यहाँ पे 3 मंदिर मिले थे जमीन के नीचे, जिनके अवशेष यहाँ पे रखे गए हैं। और सोमनाथ टेम्पल का पूरा जो आर्किटेक्चर है उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। बिल्कुल निर्णय, जिस तरह से आपने बताया कि आखिरकार किस तरह से सोमनाथ मंदिर ही नहीं बल्कि उसके आसपास का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसको भी डेवलप किया है, ताकि लोग जब वहां पर जाएं ना सिर्फ दर्शन कर पाएं बल्कि हिस्ट्री को भी समझे सोमनाथ की, जिसको लेकर कई सारी बातें हमने सुनी है, लेकिन अब आप उसको देख भी पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए क्या विरोधियों को एकजुट कर पाएंगी सोनिया गांधी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।